वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी ऑन सेकेंड टाइम फेज दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1920 टू 1922। बेसिकली 1920 से 1922 के बीच में क्या घटनाक्रम होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड इन दिस वी आर गोइंग टू लुक इनटू एनसीएम मूवमेंट। एनसीएम इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले के जो दो पार्ट थे उसमें हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 4 टाइम फेजेस में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड करा है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर में 1914 से 1919 के बीच में देखा था कि 1914 से 1919 के बीच में क्या हुआ है। उसके बाद ये पहला टाइम फेज है जिसमें चैप्टर को डिवाइड करा है। ये जो सेकंड टाइम फेज है दिस इज गोइंग टू बी 1920 से 1922 के बीच में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि इस टाइम फेज में बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमें क्या पढ़ना है, हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है हम लोग उसी के अराउंड स्टिक करेंगे, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे की विचारधारा क्या थी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के बारे में अपनी किताब हिंद स्वराज में 1909 में लिखा था। गांधी जी केम टू इन इंडिया इन 1915, 1915 में वो हिंदुस्तान में आते हैं। एंड नॉन कोऑपरेशन से पहले 3 छोटे आंदोलन करते हैं। उन 3 छोटे आंदोलनों के बाद वो फिर एक बड़ा आंदोलन, ये मेजर आंदोलन होता है। ये फर्स्ट मेजर आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी हिंदुस्तान के अंदर होगा। अब नॉन कोऑपरेशन का के पीछे का मेन विचारधारा क्या थी गांधी जी की। गांधी जी का मानना यह था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है ये भारतीयों के वजह से ही चल रहा है। और अगर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना बंद कर देंगे, उनके साथ मिलकर काम करना बंद कर देंगे, तो रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो गिर जाएगा। अब ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान में कितने थे अगर हम लोग बात करें तो दे वर वेरी लेस इन नंबर। और इतनी लार्ज कंट्री और सच अ लार्ज पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स सिर्फ अकेले नहीं कर सकते थे, उन्हें इंडियंस की जरूरत थी जो इंडियंस उन्हें सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प करते थे। तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेशन बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स जो है उनकी जो पूरी मशीनरी है वो ढह जाएगी और उनका पूरा साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा और वो अपना यहाँ से पैकअप करके चले जाएंगे। ये मेन विचारधारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थी। और इसमें मेन जो हथियार क्या होने चाहिए थे कि भैया अंग्रेजों के साथ किसी भी हाल में कोऑपरेट नहीं करना, अंग्रेजी वस्तुओं को नहीं खरीदना, जो हमने स्वदेशी और बॉयकॉट इन दोनों को एक साथ इसमें लेके चलना, साथ ही साथ इंग्लिश हर चीज का बहिष्कार करना। ये मेन इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव जो था जिन्हें यूज करने, जिन मीन्स का इस्तेमाल करना गांधी जी ने बोला था कि लोगों को करने की जरूरत है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फाइनली दिसंबर में नागपुर सेशन 1920 में एडॉप्ट कर लिया जाता है। यानी कि खिलाफत, अगर याद हो तो मैंने बताया था खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो देयर, तो खिलाफत कमेटी से भी बात चल रही थी, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है आंदोलनों को। और फाइनली नागपुर 1920 दिसंबर में एडॉप्ट कर लिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत करी जाती है वो करी जाती है जनवरी 1921 से। तो हम लोगों को इसमें जो याद रखना है, बेसिकली हमें ये याद रखना है कि भैया एडॉप्शन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन दिसंबर 1920 एंड मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो जनवरी 1921 में होती है। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमें दे रखा है नॉन कोऑपरेशन टॉपिक के अंदर, हमें बुक के अंदर जो दे रखा है हमें उतने ही पार्ट पे स्टिक अराउंड रहना है। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर 4 पार्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिवाइड कर रखा है। 4 हेडिंग्स में अगर हम लोग देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज बीन डिवाइडेड और उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को याद रखना है। तो वो जो 4 हेडिंग्स हैं हमारी, वो हो गया मूवमेंट इन टाउन्स। तो पहला हो गया कि भैया शहरों में, शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे परसीव करा, क्या परसीव करा। दूसरा हमारा हो गया रूरल एरियाज, जिन्हें कंट्री साइड भी बोला गया है कि कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे परसीव करा। तीसरा हमारा हो गया ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे परसीव किया गया। एंड फोर्थ है प्लांटेशन वर्कर्स। तो ये 4 हेडिंग में हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में याद रखना है। प्लांटेशन वर्कर्स फोर्थ की, कैसे प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को परसीव करा, उसके बारे में उन्होंने क्या समझा। तो इसमें हम लोग अब पहला देख लेते हैं, दैट इज मूवमेंट इन टाउन्स, की शहरों के अंदर लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या समझा। तो इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। अब शहरों में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज ऑफ द मिडिल क्लास। ये एजुकेटेड
लोग थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन वाज मोर, एंड नेशनलिज्म की भावना का भी सबसे ज़्यादा असर इन्हीं लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ये हमने यूरोप में भी देखा था, ये हम लोग इंडिया के अंदर भी नोटिस करेंगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप देयर स्टडीज, जॉब्स, लीगल प्रैक्टिस एंड जॉइंड द मूवमेंट। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, इलेक्शंस का बहिष्कार किया गया। जस्टिस पार्टी इन मद्रास पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, सिर्फ एक ये पार्टी थी जिसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा। बेसिकली दिस पार्टी वाज रिलेटेड टू द लोअर कास्ट। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी अपनाओ की बात करी गई, उसे अपनाया भी गया। लिकर शॉप, शराब की जो दुकानें थी वहाँ लूटपाट करी गई, उन्हें बंद कराया गया। आज भी अगर देखा जाए तो सरकारों के लिए लिकर जो होता है वो इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो उसी प्रकार उस टाइम पीरियड में भी ब्रिटिशर्स के लिए लिकर शॉप्स वर अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो उनका बहिष्कार किया गया। तो ये इतना अगर हम लोग याद रख लेंगे कि टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर ये सारी मेजर घटनाएं घटी, इसी घटनाक्रम में अगर लिख देंगे दैट इज गोइंग टू बी इनफ। 2 नंबर 3 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मूवमेंट इन द कंट्री साइड, कि भैया कंट्री साइड के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर क्या लोगों ने आंदोलन को कैसे परसीव करा, आंदोलन के बारे में क्या सोचा, नॉन कोऑपरेशन के बारे में क्या सोचा। तो इसमें अगर हम लोग देखें रूरल एरियाज में तो पीसेंट मूवमेंट इन अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब पीसेंट्स की मेन क्या डिमांड थी? अगर हम शहरों और गांव की बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। शहर के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं। गांव के लोगों की अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हैं। गांव के लोगों की मैं बात करूं तो गांव में मैक्सिमम लोग जो थे वो सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से उन लोगों का जुड़ाव है। तो उन लोगों के लिए मेन समस्या क्या थी कि जो उन्हें रेवेन्यू देना पड़ता है जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को, तलुकदार्स को, वो रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ छूट मिलना चालू हो जाए, रियायत मिलना चालू हो जाए। तो पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन। अब ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो आंदोलन चला था अवध के क्षेत्र में, ये अवध वाला जो क्षेत्र है ये प्रेजेंट डे यूपी बिहार का एरिया आ जाता है, बेसिकली गंगा वाली बेल्ट आ जाती है। एंड दिस इज एन एग्रीकल्चर रिच एरिया, अच्छी खासी खेती और अच्छी खासी उपजाऊ जमीन यहाँ पे मिलती है। तो इनकी पहली डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, की रेवेन्यू जो है वो कम कर दिया जाए। दूसरी डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम एक टाइम पे क्या था? इट वाज काइंड ऑफ अ बंधुआ मजदूरी वाला काम था। काम करते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग, लैंडलॉर्ड्स के पास, और उसके उपलक्ष्य में कुछ भी नहीं मिलता था। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, सामाजिक बहिष्कार किया जाए लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स का। सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार से कि गांव में लैंडलॉर्ड अगर किसी से सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाए तो सब्जी ना दी जाए, अगर नाई से बाल कटवाए जाए, बार्बर से बाल कटवाए जाए तो बार्बर मना कर दे बाल काटने के लिए, अगर वॉशरमैन धोबी जो है वो उनसे कपड़े धुलवाते हैं तो धोबी जो है इनके घर पे काम करने से मना कर दे, इनके कपड़े धोने से मना कर दे। इस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो ये 3 डिमांड थी, तीनों के तीनों याद रखना जरूरी है, अपने आंसर के अंदर भी मेंशन करना जरूरी है। 2 नंबर 3 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन 1920 ओध किसान सभा was set up by जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ये याद रखना, ओध किसान सभा। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो मूवमेंट इन कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा ये मेजर घटनाक्रम हुआ। इन्हें ही बस हमें याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। इनमें से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में गुदेम हिल्स हैं, ये लिखा है यहाँ पे गुदेम हिल्स। यहाँ पे ट्राइबल्स जो है इन तक जब नॉन कोऑपरेशन की हवा पहुंचती है, बात पहुंचती है, तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन को कैसे परसीव करा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है अलूरी सीतारमन राजू। ये जो सीतारमन राजू साहब होते हैं ये अपने आप को इनकार्नेशन ऑफ गॉड बता देते हैं, भगवान का अपने आप को रूप बता देते हैं धरती के अंदर, धरती पर, और बोल देते हैं कि आई एम अ सुपरमैन, आई एम अ सुपर ह्यूमन, चाहे मेरे को गोली आगे लगे, कुछ भी हो, तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। तो अलूरी सीतारमन राजू क्लेम दैट ही हैज स्पेशल पावर्स। गांधी जी के फॉलोवर थे सीतारमन राजू साहब, लोगों को भी बहुत इंस्पायर करा, खादी पहनो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, बट वायलेंस पे बिलीव भी रखते थे। इनका मानना था कि नॉन वायलेंस से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, हमारे क्षेत्र को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत कर देते हैं। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? गुरिल्ला वॉरफेयर ये होती है जब आपके सामने कोई मजबूत आर्मी हो, फौज हो, बड़ी ताकत हो, और आपके पास इतनी ताकत ना हो कि आप उसका आमना सामना कर सको एक सीधे मैदान की लड़ाई में, तो आप छुप छुप कर उस बड़ी ताकत पे हमला करते हो अपनी पोजीशन को देखते हुए। तो ट्राइबल्स वैसे भी जंगल में रहते थे, तो जंगल के बारे में इन्हें अच्छा खासा पता था, तो ये छुप छुप के ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करते थे, फिर रिट्रीट कर जाते थे। यही गुरिल्ला वॉरफेयर अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप भी करेंगे। तो इतिहास में हम गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को बहुत पुराने काल
काल से हम लोग देखते आए हैं, तो उसी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर का ये इस्तेमाल करते हैं। द रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। फाइनली यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो इनके पूरे आंदोलन को जो है वायलेंस पे चल रहा था दबा देते हैं, क्रश कर देते हैं। राजू साहब को भी 1924 में पकड़ लेते हैं और उन्हें फिर जान से मार देते हैं। इनका आंदोलन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्राइबल्स ने कैसे परसीव करा और यहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ, वो ये है। दैट इज मोर देन इनफ। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अगर इतनी कहानी लिख दोगे तो ये भी काफी रहेगा। इसके बाद हम लोग इसके लास्ट उसमें आ जाते हैं, स्वराज इन प्लांटेशन, कि प्लांटेशन फील्ड्स में जो वर्कर्स रहते थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या समझा। अब ये प्लांटेशन फील्ड वर्कर्स की क्या कहानी है, तो इसके अंदर हम लोग असम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज भी असम जाओगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड टी प्लांटेशन देयर, चाय के बागान मिलेंगे असम के अंदर। तो ये जो प्लांटेशन फील्ड थी, इट वॉज कमर्शियल फार्मिंग एक तरीके से, एंड ब्रिटिशर्स को इसमें कंप्लीटली प्रॉफिट हुआ करता था। प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करते थे, लेबर कॉस्ट बचाते थे। लेबर कॉस्ट कैसे बचाना, कि बंधुआ मजदूर बना लिए, मजदूर रखे और उन्हें कुछ पैसा दिया भी नहीं। तो मजदूर जो यहां काम करते थे, सपोज करो ये प्लांटेशन फील्ड है, इस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के मजदूर कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सकता था। इस प्लांटेशन फील्ड के एरिया से बाहर भी नहीं निकल सकता था। अगर उसे इस एरिया से बाहर निकलना होता तो स्पेशल परमिट लेना पड़ता था। इन्होंने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में एक पास किया था और इस कानून के तहत यहाँ पे इस कानून को लागू कर रखा, इस एक्ट के तहत यहाँ पे ये कानून लागू कर रखा था कि किसी भी वर्कर को अगर प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश अथॉरिटी से, और वो परमिट बहुत ही रेयर हुआ करता था कि किसी वर्कर को मिला करता था। तो जब प्लांटेशन फील्ड्स तक ये स्वराज की भावना, यानी कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की भावना, फीलिंग यहाँ तक पहुँचती है और प्लांटेशन वर्कर्स को तब पता चलता है कि भैया देश में गांधी जैसा एक व्यक्ति आया और इतना बड़ा एक आंदोलन चल रहा है और देश में कहीं ना कहीं एक आज़ादी की बात चल रही है, तो इन लोगों के लिए आज़ादी क्या थी कि ये प्लांटेशन फील्ड से फ्रीली बाहर जा सके, अपनी मर्जी से बाहर जा सके, अपने गांव वापस जा सके और प्लांटेशन फील्ड में कभी भी वापस आ सके। इनके लिए बस इतना सा, अगर इन्हें इतना सा भी मिल जाए कि ये कभी भी प्लांटेशन फील्ड से बाहर जा सकते हैं, अपने गांव वापस जा सकते हैं, इनके लिए यही आज़ादी थी। इन्होंने आज़ादी को इसी तरीके से परसीव करा, यही इनके लिए फ्रीडम थी, यही इनके लिए स्वराज था। तो भैया जब प्लांटेशन वर्कर्स को पता चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, ऑन हियरिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन फील्ड्स, हेडेड होम, रेलवे पटरी के साथ साथ ये चलने लग गए, बट दे वर कॉट बाय द पुलिस, दे वर बीटन अप एंड देन दे वर सेंट बैक टू द प्लांटेशन फील्ड। इनका आंदोलन वहीं पे खत्म हो जाता है। इनकी जो सपने इन्होंने देखे आज़ादी के, इन्होंने जो ड्रीम देखे स्वराज के, ये यहीं पे इनके खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि भैया प्लांटेशन फील्ड इन असम, स्वराज का मतलब इन्होंने क्या समझा कि मूविंग इन फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशन एरिया एंड गोइंग बैक टू देयर विलेजेस, प्लस इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट याद रखना, जिस एक्ट के तहत ये प्लांटेशन फील्ड को कभी छोड़ नहीं सकते थे। इतना ही याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन इसमें से 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स में से भी पूछ लिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स फिर लिखने होंगे, एक्सप्लेन करने होंगे, 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट फिर हम लोग देखेंगे कि भैया विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कैसे होता है। तो भैया 1921 जनवरी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। 1921 जनवरी में। टाइम फेज याद रखना, टाइम पीरियड्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो अगर हम लोग देखें 1921 में शुरुआत होती है, 1922 फरवरी में जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। और क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 फरवरी में जाके खत्म होता है, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर में गांव होता है और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ वो आग लगा देती है और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है जलने के वजह से। इस इंसिडेंट के सुनने के बाद महात्मा गांधी को बहुत बड़ा एक सदमा सा लगता है और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत ही रोक देते हैं। तो कई बार इस बात पे, इस टाइम पीरियड में आंदोलन जो था वो अपनी पीक पर भी था और कहीं ना कहीं कई बार इसलिए बहुत डिबेटेबल भी है कि गांधी जी ने क्या कई सही करा कि जब आंदोलन अपनी पीक पे था तो क्या मूवमेंट को रोकना चाहिए था। तो ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट, बट इतना याद रखो कि आंदोलन के वायलेंट होने के वजह से और चौरी चौरा के इंसिडेंट होने के वजह से जो गोरखपुर में घटता है, इसके वजह से आंदोलन को रोक देते हैं। गांधी जी भी समझ जाते हैं कि भीड़ अभी कंप्लीटली सत्याग्रह के पाथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, नॉन वायलेंस के पाथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है। अब इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, जैसे अभी हमने वर्कर्स वाला पढ़ा था, प्लांटेशन वर्कर्स। द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी हमने जो प्लांटेशन वर्कर्स का पढ़ा, ये पूरी कहानी इस आंसर में अगर हम लिख देंगे 5 में से 5 मार्क्स हमें मिल जाएंगे।
पूछ क्या रहा है कि भैया जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने स्वराज को क्या समझा, उनके लिए स्वराज की क्या परिभाषा थी, क्या डेफिनेशन थी। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, then choose any three and write about their hopes and struggle to show why they joined the movement। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो चार, इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें नॉन कोऑपरेशन के टॉपिक को, तो नॉन कोऑपरेशन में 4 हेडिंग आ रही हैं। क्या सबसे पहले क्या हो गया हमारा, टाउन्स शहरों में, फिर रूरल एरियाज, फिर हमारा ट्राइबल्स एंड फाइनली हमारा प्लांटेशन वर्कर्स। इन 4 एरियाज में बात हो रही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये सोशल ग्रुप्स यहाँ पे इनकी बात हो रही है जो हमारे बुक के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। इनमें से किसी भी 3 के बारे में इस आंसर के अंदर लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंडिविजुअली जैसे प्लांटेशन वर्कर्स का यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, सबका मिला के यहाँ पे आ गया। तो इन चारों के बारे में एक साथ भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, अकेले अकेले भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है। वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, वायलेंट होना है, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। वाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी, इसके पीछे के रीजंस 1914 से 1919 के बाद बीच में जो घटनाक्रम हुआ भारत में, रॉयलेट एक्ट का पास होना, जलियांवाला बाग वाली घटना, खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़ देना, ये सारा घटनाक्रम इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक। ये अगर जितने भी हमने इन हेडिंग्स को, अगर हम 4 हेडिंग्स को कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक। तो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।